नमस्कार बच्चों, होप आप बड़े अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब चीज क्या है कि आईसीएआई ने अपनी आरटीपी जारी करी है, रिविजनरी टेस्ट पेपर फॉर मई 2022 अटेम्प्ट के लिए। और इस आरटीपी में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है। तो इस आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं, वैसे अब जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे आपने काफी सारी चीजें कर भी रखी होंगी। इसमें से मैं सब्सटेंशियल एक हिस्सा कहूंगा जो कि अमेंडमेंट संभालनी पड़ेगी, वो है सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली ये अमेंडमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। अगर हम इंस्टीट्यूट की आरटीपी देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमने अपना आखिरी स्टडी मटेरियल जारी किया था अक्टूबर 2021 में। मई 2022 के जो अटेम्प्ट बनता है आखिरी 6 महीने की, देखिए अमेंडमेंट्स नहीं आती। कहने का मतलब है, कहते ये अमेंडमेंट, ये हमने स्टडी मेट जारी किया जिसमें हमने अमेंडमेंट्स डाल दी थी 30 अप्रैल 2021 तक, लेकिन मई 2022 के पेपर के लिए अमेंडमेंट्स कब तक की आती हैं? 31 अक्टूबर 2021 तक। तो इसके बीच में गैप क्रिएट हो गया अप्रैल से अक्टूबर। तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स बताई हैं जिसका जिक्र हम इस लेक्चर में करेंगे। स्वाभाविक है, आरटीपी में क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनकी भी मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के द्वारा। तो इसलिए ये लिस्ट दी गई है मई से लेके अक्टूबर के बीच में जो अमेंडमेंट्स आई हैं। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, देखिए कंपनीज एक्ट से रिलेटेड अब मैं इसको अपनी फाइल में थोड़ा इजी मैनर में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, ये सबसे पहले है सेक्शन नंबर 173, जो कि हम पढ़ते हैं बोर्ड मीटिंग के ऊपर। कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है ये सब पढ़ते हैं, और उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई साहब आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो दरअसल एक रूल नंबर 4 होता था, अब ये हमारे बीच में नहीं रहा। ये है अमेंडमेंट कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स से आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको पक्का बोर्ड मीटिंग उसके लिए फिजिकली बुलानी ही पड़ेगी। तो एक नेगेटिव लिस्ट होती थी ये 5 पॉइंट की कि ये कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नाम देते थे एक्सक्लूडेड मैटर। लेकिन अब ये रूल नंबर 4 जो कि सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 की प्रोविजन में आता था, ये 5 कार्य जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नहीं कर सकते थे, अब ये नेगेटिव लिस्ट हटा दी गई है। ये रूल ओमिट कर दिया गया है एमसीए नोटिफिकेशन 15 जून 2021 को, राइट। तो अगर जिन्होंने क्लासें मेरे से बाद में लगवाई हुई, ऑब्वियसली मैंने इस रूल का जिक्र ही नहीं किया होगा क्योंकि ओमिट हो गया, लेकिन जिन्होंने कॉपी में ये लिखे हुए 5 चीजें, वो इसे क्या कर दें, काट दें। कहानी आगे बढ़ती है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है? देखिए एक कंपनी आती है जिसे हम कहते हैं आईएफएस कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये कंपनी आप सिर्फ एक स्पेशल सेंटर में ही खोल सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये जो आईएफएससी कंपनी है, इससे रिलेटेड छोटी सी एक अमेंडमेंट है। यह है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी देखिए आप कंपनीज एक्ट में कहां पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 22 में पढ़ते हैं, सेक्शन 379 से लेते हुए 393A तक पढ़ते हैं। सबसे पहले आप फॉरेन कंपनी में डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर, और वहां पे हम ये कहते हैं कि चाहे कार्य आप किससे कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उससे रिलेटेड हम रूल पढ़ते होते हैं। रूल 21C की इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, सारा कॉपी पेस्ट है बस। अब क्या है, एमसीए की साहब एक नोटिफिकेशन है 5 अगस्त 2021 को, और वो इस इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन का जिक्र करती है जो कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए हम क्लियरली कहते हैं कि फॉरेन कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है इलेक्ट्रॉनिकली। उससे रिलेटेड है
कहता अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये सेंटर कहां खोले जाते हैं? ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां 100% एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन गुड्स का नहीं। किसका? सर्विसेज का। कौन सी सर्विसेज का? फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये सेंटर हमारे देश में कहां खोला गया है? गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में ये एक जगह है जिसका नाम रखा गया गिफ्ट सिटी। वहां पे ये कंपनी खोली गई है। ये 100% एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारे देश का कानून क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2005। आईएफएससी कंपनी के ऊपर अगर कोई आपने लेक्चर देखना हो तो यूट्यूब में मेरा पड़ा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लगता है इनके ऊपर, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब भी क्या है? वो एरिया जहां से आपने एक्सपोर्ट करना है 100%। तो कहता अगर आईएफएससी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, कहता हम इसे नहीं मानेंगे। एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42। जबकि हम कह रहे हैं रूल 21C फर्दर सब क्लॉज 2 में ही कहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मान लेंगे, चाहे आपने सिक्योरिटीज ऑफर करी हैं। कहां करी हैं? भारत में करी हैं या सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन आईएफएससी कंपनी काम ही क्या करती है? एक्सपोर्ट का। नॉर्मली एसईजेड को हम क्या मानते हैं? वो एरिया जो हिंदुस्तान में है, लेकिन हम कहते हैं एक तरह से हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर ये कंपनियां ऑफर करती हैं, कहता हम इसे इलेक्ट्रॉनिक नहीं मानेंगे। इसी से रिलेटेड है सेक्शन 393A। ये सेक्शन फॉरेन कंपनीज को कुछ एग्जाम्पशन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है कुछ फॉरेन कंपनीज को एग्जाम्पशन, चाहे आप फॉरेन कंपनी है या आपने कंपनी चाहे अभी क्या बनानी है? टू बी इनकॉर्पोरेटेड। चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, चाहे कंपनी अभी बनी है या नहीं बनी है, ऐसी कंपनियों को सरकार चाहे तो कुछ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर से क्या दे सकती है? एग्जाम्पशन दे सकती है। इस सेक्शन 393A से रिलेटेड एमसी की नोटिफिकेशन है और वो यही है, सेम देखिए हाईलाइट किया हुआ है। आईएफएससी सेंटर में जो कंपनियां हैं उनको क्या एग्जाम्पशन दी गई है? कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 393A सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय एग्जाम्प्ट्स कि ये सेक्शन 387 से लेके 392 तक है। ये सेक्शन है किसके ऊपर? फॉरेन कंपनी के चैप्टर में आते हैं। ये आते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह से रिलेटेड। जब एक फॉरेन कंपनी हिंदुस्तान से पैसा क्या कर रही है? रेज कर रही है। कहता आपके ऊपर ये लगेंगे ही नहीं। जैसे हमने कह दिया ऊपर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड भी नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली ये सेक्शन लगा के भी क्या करोगे? बस यही बताया गया है कि जो कंपनियां क्या ऑफर कर रही हैं? सिक्योरिटीज। किससे? प्रोस्पेक्टस से। कहां पे? आईएफएससी सेंटर में। आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो 393A जब भी आप मुझसे पढ़े हो, अगर आपने ये नोटिफिकेशन नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, लिखी हुई है तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। तीसरी और आखिरी अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, यह है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसके ऊपर हम सेक्शन 149 में कंडीशंस वगैरह सब सेक्शन 6 और 7 एंड 150 में डाटा बैंक की बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आती है एमसी की 19 अगस्त 2021 को। और उन्होंने क्या किया? जो रूल्स हैं किसके? चैप्टर 11 से रिलेटेड द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। रूल नंबर कौन सा आता है इसके ऊपर? रूल नंबर 6 आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। उसका सब रूल नंबर 4 में कुछ एक बदलाव किए हैं। वैसे भी इस रूल में टाइम टू टाइम हर बार हर अटेम्प्ट में कह लीजिए कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले भाई साहब हम एक सब्स्टिट्यूट करें कि रूल 6(4) क्लॉज नंबर बी के अंदर होता क्या था। पहले हल्का सा मैं एक रिकॉल आपको वैल्यू दे दूं कि भाई साहब ये रहा रूल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो उससे रिलेटेड बेसिकली ये आता है रूल 6 सब रूल नंबर 4 कि डेटा बैंक में आपको अपना नाम डलवाना है तो आपको पास करना पड़ता है एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट। जैसे ही आप अपना नाम डलवा देते हैं 2 साल के भीतर भीतर, वरना आपका नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को
ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं होती अगर कम से कम 3 साल के लिए, जब उसका नाम डाटा बैंक में इंक्लूड होता है, अगर वो 3 साल के लिए, जैसे हम ये लिस्ट पढ़ते हैं लंबी चौड़ी कि आप डायरेक्टर या केएमपी रहे हैं इन कंपनियों में, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये सब लिस्ट हैं ABCDE, इनमें नहीं जाऊंगा, होप सो आपने पढ़ा होगा, राइट। अब ये है आपका बी पॉइंट जो अमेंडमेंट होके आया कि अगर 3 साल तक अगर आप पे स्केल में हैं, इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव, कहां पे हैं कि अगर आपको डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव का पे स्केल मिल रहा है, कहां, अगर आप यहां काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और आपका पे स्केल डायरेक्टर और इक्विवेलेंट अबव, डायरेक्टर कौन सा, कंपनी का नहीं, इन एनी मिनिस्ट्री है, और आपका तजुर्बा है इन हेल्डिंग कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइज या अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज या स्टैट्यूटरी कंपनीज, तो 3 साल तक का अगर आप इस पे स्केल पे हैं, तजुर्बा है, तो आपको ये टेस्ट पास नहीं करना होगा। दरअसल अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, अमेंडमेंट से पहले ये पॉइंट सिंपल इस तरह से था, जैसे अभी मैंने बताया कि आप पे स्केल डायरेक्टर हो, पहले ये होता था कि भैया इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबव इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द मिनिस्ट्री, ये लंबी चौड़ी मिनिस्ट्रीज की लिस्ट दे रखी, क्लियर, फाइनेंस दे रखा था, कॉमर्स दे रखा था, इंडस्ट्री, अब सीधा सा है, और वो है ये वर्ड इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, राइट, कि भैया वहां पे आप इस पे स्केल पे हो, तो ये चीज अब काटा लगी, उसकी जगह ये नया आ गया, इतनी सी बात है। नंबर 2 देखिए, इसके बाद कहानी क्या आती है, पॉइंट्स और भी हैं, जैसे क्लॉज सी में अगर आप पे स्केल हो जनरल मैनेजर लेवल के और अबव, सेबी में काम करते हो, आरबीआई वगैरह, ईडा वगैरह में, पेंशन फंड में हो, और आपका यहां पे भी तजुर्बा है, तो उसी से रिलेटेड फर्स्ट प्रोविजन के बाद एक सेकंड प्रोविजन इंसर्ट कर दी गई है कि भाई साहब इनको भी ये टेस्ट नहीं पास करना पड़ेगा। किनको नहीं पास करना पड़ेगा? जिनके पास 10 साल का तजुर्बा है एज एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस का 10 साल का तजुर्बा है, आपको ये टेस्ट पास नहीं करना पड़ेगा। बस इसी के ऊपर देखिए ये अमेंडमेंट है कि आफ्टर द सेकंड प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड। जिनका 10 साल का तजुर्बा, आपको ये टेस्ट पास नहीं करना, राइट। तो अगर आपने कॉपी में जब भी मेरी क्लास लगाई हुई लिखा हुआ है तो वेरी फाइन, वरना जो भी जिस ढंग से है, जो चीज मैंने बताई उसे आप लिख लीजिए। कंपनीज एक्ट के बाद फेमा में बस एक छोटू सा अमेंडमेंट। देखिए फेमा में हम पढ़ते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि बेसिकली हम सेक्शन 7 में पढ़ के आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड फेमा की रेगुलेशन है एक्सपोर्ट की, जिसमें रेगुलेशन नंबर देखिए 15, जिसमें हम ये कहते हैं अगर आपने एडवांस पेमेंट से रिलेटेड, कहता ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन ही मैं कहूंगा एक हिस्सा इंसर्ट हुआ जो आप पर्पल कलर से यहां देख रहे हैं। कहता द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन द एडवांस पेमेंट, मतलब आपने एक्सपोर्ट करना है, किसी ने आपको पहले ही एडवांस दे दिया है, तो ब्याज क्या आप दे सकते हैं? तो हम पढ़ते थे कि पेबल हो सकता है, लेकिन वो किससे ज्यादा ना हो, 100 बेसिस पॉइंट्स अबव द लिबोर लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, इससे ज्यादा ना हो। अब इन्होंने इंसर्ट किया, बस ये हिस्सा आप उसके साथ ऐड ऑन कर लीजिए। और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज में बी डायरेक्टेड बाय आरबीआई एज द केस में बी, मतलब इसके अलावा आरबीआई कोई और बेंचमार्क दे सकती है। पहले बेंचमार्क बेसिकली हम क्या लेते थे, आज भी वही है, 100 बेसिस पॉइंट्स ओवर व्हाट लिबोर, या कोई और बेंचमार्क हो सकता, बस इतना ही। अब मेन अमेंडमेंट है हमारी सेबी रेगुलेशंस में। स्टूडेंट्स सीए फाइनल पेपर 4 में सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, इससे रिलेटेड अच्छी खासी अमेंडमेंट है। इससे पहले भी आपने देखा इंस्टीट्यूट ने जब 2021 अक्टूबर में अपना नया स्टडी मैट निकाला था, उसमें भी होलसेल रेट पे
LODR की अमेंडमेंट्स थी, जिसका स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस आए थे उसका अमेंडमेंट लेक्चर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ, वहां पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब उसके अलावा ये कुछ और अमेंडमेंट इन्होंने डाल दी हैं। ये आपको आपके हैंड रिटन नोट्स भी जो मैंने आपको करवाए हैं, जाके उसमें आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए, जो इंस्टीट्यूट की आरटीपी है, अगर हम इंस्टीट्यूट की आरटीपी खोल के देखते हैं जनाब, तो उसके अंदर लिखा उन्होंने सारा ही हुआ है, राइट। थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप आरटीपी से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब इस रेगुलेशन में ये वर्ड हटा दो, ये वर्ड डाल दो, ये हटा दो, ये डाल दो। थोड़ा आदमी कंफ्यूज होता है। फिर उन्होंने एक अच्छा काम और किया, उन्होंने स्ट्रेट वे अमेंडमेंट करने के बाद लिख दिया कि अब ये प्रोविजन है। लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज होता है, यार करना क्या, क्या हटाना, क्या काटना है। तो ये मेरे वाली फाइल में बहुत ही सिंपल वे में, ऑब्वियसली ये अगर आपको ये पीडीएफ लेना हुआ तो आप मेरे को, ये फोन नंबर तो मेरा दिख ही रहा है, और इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। तो भाई सबसे पहले रेगुलेशन नंबर देखिए 26। इसमें हम क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप। जैसे हम सिंपल कहते थे, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड की कमेटीज हैं उनका मेंबर हो सकता है 10 में, ये पढ़ते थे, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर चेयरपर्सन बनना है तो आप 5 में बन सकते हैं। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, वैसे तो इग्नोर करने वाली है। बस ये लिखा होता था पहले, अक्रॉस ऑल कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर, बस ही के साथ उन्होंने वर्ड क्या लगा दिया, शी। मतलब मेनली अमेंडमेंट में जो पर्पल कलर आपको दिखेगा ये है अमेंडमेंट। मतलब अमेंडमेंट ये ध्यान रखिएगा, पर्पल कलर से मैंने लिख के दे रखे, तो यहां कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, लेकिन इसी रेगुलेशन में एक बढ़िया चीज है, जब हम ये काउंटिंग करते थे 10 और 5 वाली, तो हम कहते थे कि भाई कुछ कंपनियां एक्सक्लूड करेंगे। तो हम कहते थे भाई साहब ये 3 कंपनियां एक्सक्लूड करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी, 2 फॉरेन कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 एनपीओ वाली कंपनी। अब एक नया पॉइंट आ गया, चौथा, कहता है इस कंपनी को भी एक्सक्लूड कर दो। कौन सी है ये कंपनी? कहते ये लिस्टेड है, क्योंकि हम पहले इंक्लूड किया करते थे लिस्टेड कंपनी को, लेकिन कुछ लिस्टेड कंपनियों को अब हमने एक्सक्लूड करना है। कौन सी लिस्टेड कंपनी को एक्सक्लूड करना है? हाई वैल्यू डेट, मतलब जिसने लिस्टिंग करवा रखी है किसकी, डेट सिक्योरिटीज की। वैसे भी अगर आप देखें कंपनीज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 52 में लिस्टेड कंपनी की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें भी क्लियरली ये लिखा है कि भाई साहब अगर डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट पे लिस्टेड है तो आपको लिस्टिंग नहीं मानना। तो अब सेबी रेगुलेशन ने साफ कह दिया, अगर आपने हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी हो तो ये काउंटिंग जो करते समय 10 और 5 आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब ये 3 पॉइंट हमने क्लास में लिखे हुए, 3 एरो डाल के लिखे होंगे, ये 1 2 3 पॉइंट बनाए होंगे। ये चौथा पॉइंट आप वहां पे लिख दें रेगुलेशन नंबर 26 के अंदर। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। रेगुलेशन 24 में हम पढ़ते होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, या सिंपली कह लीजिए मटेरियल सब्सिडरी की बात करते होते हैं। उसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा कि हमारी मटेरियल सब्सिडरी के हम शेयर्स डिस्पोज कर रहे हैं। तो कहता आप डिस्पोज नहीं करोगे अपनी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग टू, पहले हम पढ़ते थे कि रिडक्शन होने के बाद आपके पास शेयर रहेंगे 50% से कम, राइट। तो लॉजिक हम ये देते थे 50% से कम रहेंगे तो आप सब्सिडरी नहीं रहोगे। तो इन्होंने अब क्या लिख दिया, टू लेस देन और इक्वल टू 50%, बस ये वर्ड इंसर्ट किया है जो पर्पल आपको दिख रहा है। पहले हम सिंपली ये लिखते थे लेस देन 50%, बस अब क्या है, नाउ लेस देन इक्वल टू 50%। तो ये अमेंडमेंट भी सही है, क्योंकि अगर आपके पास किसी के 50% शेयर भी रह जाएंगे तो दिमाग लगाइए, नेचुरल सी बात है, अभी भी आप सब्सिडरी नहीं बनेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 2 क्लॉज 87 के मुताबिक आपको सब्सिडरी अगर किसी को बनाना है तो आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट होनी चाहिए। तो 50 हो गए तब भी नहीं होगा। बस एक तरह से कह लीजिए एक हल्का सा फ्लॉ था, मतलब एक कमी थी लॉ में, उन्होंने उसको ये वर्ड डाल के सेट कर दिया। और कुछ भी कोई चेंज नहीं है भाई, बस ये लेस देन का साइन अब आप क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू लगा दें। बस अपनी कॉपी में जहां जहां हमने जो लिखा है हैंड रिटन में ये कर लीजिए। देन क्वार्टरली कंप्लायंसेस करने होते हैं लिस्टेड एंटिटी ने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास, उसके अंदर हम रेगुलेशन 27 में पढ़ते थे कि अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ ये वाला पॉइंट, कई पॉइंट है, सिर्फ उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं जिसमें चेंज है। तो कहता था कि भाई साहब
क्वार्टरली आपने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है इन द फॉर्मेट जो भी सेबी ने स्पेसिफाई किया फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम पहले पढ़ते थे 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन को आप काट दीजिए, उसकी जगह दिन कितने लिख लीजिए, 21 दिन। ये हेडिंग था हमारा, अपने नोट्स में हैंड रिटन में भी चेक कर लेना। क्वार्टरली कंप्लायंस जहां लिखते 15 दिन काटो, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसको 21 कर लो। फ्रॉम द, पहले भी हम यही कहते थे क्लोज ऑफ क्वार्टर, बस वर्ड क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मेन है 15 से क्या कर लीजिए आप, 21 दिन कर लीजिए। कहानी आगे बढ़ती है। फिर हम एक क्वेश्चन लिया करते थे कि बोर्ड मीटिंग करने से पहले आपको कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से प्रायर इंटीमेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। उसमें ये रेगुलेशन नंबर 29 अदर मैटर्स रेगुलेशन, जहां हम दरअसल ये 5 पॉइंट पढ़ते थे कि भैया इंटीमेट करना है कम से कम 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। उसमें एक ये पॉइंट आता था हमारा, द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। अगर आप बोनस इश्यू कर रहे हैं, उसके आगे ये वर्ड थे, वेयर सच प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एज पार्ट ऑफ एजेंडा पेपर्स। मतलब ये जो लाइन है ना, सिंपल जो आगे लिखा है उसे काट दीजिए, ओमिट कर दिया गया है। सिंपल बस एक ये वर्ड पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। आगे जो लाइन है कुछ लिखनी ही नहीं है, उसको इग्नोर मार दीजिए। देर आफ्टर हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड टू मेंबर्स। उसके अंदर हम ये क्लोज नंबर 5 पढ़ते थे, शेयर होल्डर ग्रीवियांस कमेटी। ये शेड्यूल नंबर 5 के अंदर देखिए, शेड्यूल नंबर 5 हेडिंग आता है इसका। अब इसमें क्या किया गया है, एक क्लोज 5A इंसर्ट कर दी गई है आरएमसी से रिलेटेड। 5A रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, दरअसल मेन चेंजेस हैं ही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। तो कहता है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट जाएगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड जाएगी, तो कहता आपने क्या लिख के देना है रिपोर्ट में, कहता आप लिख के देंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नंबर 2 कि भाई साहब आरएमसी के अंदर कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है, चेयरपर्सन कौन है, कितनी इनकी मीटिंग्स होती हैं और अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या काम करना है, इनके कॉम्पोजिशन, और तीसरा आ गया इनकी मीटिंग्स एंड अटेंडेंस। मतलब ये कॉपी पेस्ट, ये सारे पॉइंट आपने लिखे हैं, बस ये एक नया इस हेडिंग के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेड्यूल नंबर 5 क्लॉज नंबर 5 के बाद 5A, ये आपको लिखनी है टोटल, ये तीनों के तीनों पॉइंट। इसके बाद जैसे मैं कह रहा था आरएमसी, ये रेगुलेशन नंबर 21 में आता है, बहुत चेंज है इसमें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता था जहां हम ऑडिट कमेटी, एनआरसी और सारी इनके ऊपर बात किया करते थे। तो पहली लाइन देखिए सेम है, यहां पे मैंने प्रॉपर लिख के देखा क्या कट हुआ, क्या नया आया। जो नया आया है, ये जो ब्लू बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये है नया। कहता पहली बात तो डायरेक्टर्स बनाएंगे आरएमसी, ये पहले भी सेम था, आज भी सेम है। देन हम ये कहते थे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आरएमसी में क्या होंगे, डायरेक्टर्स ही होंगे। ये लाइन कट गई, अब ये मेजॉरिटी वाली लाइन कट गई। अब क्या कहता है कॉम्पोजिशन में, कहता जी आरएमसी के अंदर कम से कम मिनिमम 3 मेंबर होंगे, उनमें से मेजॉरिटी किसकी होगी, डायरेक्टर्स की होगी, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। कम से कम 3, उनमें से मेजॉरिटी होगी। पहले था सीधा ही मेजॉरिटी वर्ड, ये नहीं बताया था मिनिमम कितने होंगे। अब पॉइंट आ गया साहब, मिनिमम कितने होंगे, और उनमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की होगी। और अब कंडीशन क्या आ गई, कम से कम एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो और अगर आपने इश्यू किए हुए हैं एसआर इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर 2 तरह के होते हैं अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक ऑर्डिनरी वोटिंग राइट, एक होते हैं डीवीआर, आपने सुना होगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो एसआर का मतलब होता है सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स कह लीजिए, जो डीवीआर मतलब जिनको ज्यादा वोटिंग राइट है। कहता अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो और आपने एसआर इक्विटी शेयर जारी किए हैं, तो कम से कम 2/3, वैसे हम कह रहे थे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर है प्लस आप लिस्टेड हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए एटलीस्ट 2/3। तो ये है बड़ा चेंज। पहले हम कहते थे इनकी मीटिंग होनी चाहिए साल में 1, ये आ गया जी चेंज, वंस कट के अब क्या हो गया, साल में होंगी 2। क्योंकि अब इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जब आपने मीटिंग करनी है ना 180 दिन के भीतर भीतर करनी है, तो डैट मीन्स अंडरस्टूड है साल में 2 करनी पड़ेंगी। तो ये पॉइंट नया है, ये सारा हिस्सा नया था, देखिए लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला काटना पड़ेगा, उसी ढंग से बता रहा हूं, हैंड रिटन नहीं दिखा रहा हूं, एक बार प्रिंटेड, क्योंकि जिसको प्रिंटेड
की जरूरत हो या वंस को ट्वाइस करेंगे, ये आप इंसर्ट करेंगे कि मीटिंग्स जो है कंडक्टेड इन ए मैनर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस नॉट मोर देन 180 डेज शेल इलैप्स, मतलब बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स, मतलब 180 दिन में अगर कंप्लीट होगी दूसरी करनी पड़ेगी। 180 दिन से ज्यादा का आपका गैप ना क्रिएट हो। कॉरम पहले हम बात नहीं करते थे, अब कॉरम बताया गया कि कॉरम होगा कम से कम साहब 2 मेंबर होंगे या 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज हायर, और कॉरम में कम से कम एक डायरेक्टर पक्का है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे थे कॉम्पोजिशन में कम से कम 3 मेंबर चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की हो, तो एटलीस्ट कॉरम में एक डायरेक्टर पक्का होना चाहिए। ये सारा नया है, आपको लिखना पड़ेगा। देन ये वाले पॉइंट पहले भी होते थे, कोई चेंज नहीं है। चेयरपर्सन शेल बी ए मेंबर ऑफ बोर्ड, मतलब डायरेक्टर होगा, एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी मे बी मेंबर्स ऑफ कमेटी, और सीनियर एग्जीक्यूटिव लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई चेंज नहीं इसमें। ये भी कोई चेंज नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरएमसी, कि डायरेक्टर्स बताएंगे आपका रोल क्या है, वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हम क्लॉज 5A शेड्यूल 5 में देख के आए। एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू द कमेटी एंड सच अदर फंक्शंस एज इट डीम्स फिट, मतलब जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान है सब कुछ, ये सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे, डिफाइन वगैरह करेंगे, और वो डेलीगेट कर सकते हैं। ये पहले भी सेम था, बस इसमें इंसर्ट किया हुआ ये प्रोविजन। प्रोवाइडेड दैट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरएमसी शेल मैंडेटरीली इंक्लूड, कहता आरएमसी का ये कार्य पक्का है। पहली बात तो हमने बता दी कि भाई मेन तो है आपका काम वो प्लान वगैरह, लेकिन अब मैंडेटरली आपका काम है टू इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2, कि शेड्यूल 2 के पार्ट डी में जो काम दे रखे हैं वो आपको करने हैं। देन हम कहते थे आरएमसी कौन सी कंपनी में होगी, पहले हम पढ़ा करते थे 500 टॉप लिस्टेड एंटिटी, अब 500 उठा के ये है नया वर्ड इंसर्ट 1000, ये चेंज करना है। और 1000 कैसे निकालते थे हम, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके ट्रेड हुए इनटू वैल्यू, किसके हिसाब से, इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब 500 को चेंज करके 1000 डालिए, लेकिन एक नया चेंज और आ गया कि आरएमसी सिर्फ इसी को नहीं बनानी, एंड वर्ड आ गया। एंड क्या है, अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी को, कि क्योंकि हम सिर्फ डेट लिस्टेड हो, आपको लिस्टेड नहीं मानते एज पर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52, तो कहता अगर आप हाई वैल्यू डेट हो तो भाई साहब आपको भी आरएमसी बनानी होगी। देन आरएमसी की कहता पावर्स क्या है, ये भी नया है, आपको डालना है। 3 चीजें हैं बताया गया है। ये इंफॉर्मेशन किसी भी एम्प्लॉय से ले सकते हैं, बाहर से कोई लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, और कोई भी आउटसाइडर जो एक एक्सपर्ट हो उसको बुला सकते हैं जहां इन्हें ठीक लगे। मतलब 3 चीजें होंगी पावर में, एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेना, प्रोफेशनल से लेना, कोई भी आउटसाइडर को बुला सकते हैं, एक एक्सपर्ट को कह लीजिए, जहां इन्हें ठीक लगे। तो आरएमसी से रिलेटेड देखिए यहां बहुत सारे चेंजेस थे। आई होप सो ये लेक्चर लगाने के बाद आप अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो यहां पे आकर के आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स दी गई थी मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। स्टिल कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। फोन नंबर आपको पता ही है, यह दिख रहा है सामने। आरटीपी में देखिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा एक एक क्वेश्चन का, वो एक नेक्स्ट क्लास के द्वारा। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।